नाम पर सियासत, एमपी में फिर अदावत, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, पॉलिटिक्स के इस ट्रेंड के क्या मायने। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार शेक्सपियर कहा करते थे, नाम में क्या रखा है। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत पर नजर डालें तो इस वक्त यहां नाम पर ही बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को लेकर सियासी खींचतान जारी है। आयोग शिवराज सरकार ने बनाया है, जिसका अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को बनाया गया है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया हैं, जिन्हें कमलनाथ सरकार ने नियुक्त किया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने स्टे भी दिया। फिर नाम बदलकर आयोग बनाने की जरूरत क्या है? हालांकि इस पर शनिवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी कड़ा जवाब दिया। उनको तो हर चीज़ में यही सब दिखेगा, लेकिन ये जो कमीशन बना है ये मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हम किस रूप में आज जो हमारे अध्यक्ष बने हैं वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लोगों से बात करके उसकी वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके लिए ये बना है। लेकिन धनोपिया जी को तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए, जब सरकार चलेगी तो आप कहाँ बचे। नाम पर सियासी घमासान यहीं तक नहीं है, बल्कि प्रदेश में इंदिरा गृह ज्योति योजना का नाम बदलने की तैयारी पर भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इस योजना का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी करने की तैयारी है। मंत्रिमंडल समूह ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर शिवराज सरकार आखिरी फैसला लेगी। कांग्रेस तो केवल इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव जी इससे बाहर नहीं निकल रही, और ये नेहरू परिवार को केवल महिमा मंडन करने का काम जब रुकता है तो उनके पेट में दर्द होता है। नेहरू गांधी परिवार ने, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने की शहादत को इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। नाम बदलने से आदमी का महत्व कम नहीं हो जाता। इंदिरा जी ने इस देश की खातिर, उन्होंने उड़ीसा में जब भाषण दिया था, अंतिम भाषण, तो देश की खातिर एक एक बूंद खून का कतरा देश के काम आए, ये भावना इंदिरा जी के अंदर थी। पहले इस भावना को लाएं, इतिहास को बदलने का काम कर रहे हैं। इससे भला नहीं होने वाला, देश की भलाई के लिए काम कर। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पिछड़ा वर्ग और इंदिरा ज्योति योजना एक बड़े वोट बैंक से भी जुड़ते हैं। राज्य में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग पर कांग्रेस पहले से ही मुखर है। बीजेपी भी कोर्ट में पेंडिंग मामलों को छोड़कर सरकारी भर्ती में 27% आरक्षण दे रही है। राज्य में 50% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग की आबादी है। वहीं बिजली सब्सिडी का फायदा देने वाला वर्ग भी बहुत बड़ा है। ऐसे में राजनीति चुप कैसे रह सकती है? सवाल यह भी है कि श्रेय और नाम की राजनीति से जनता को क्या मिलता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सियासत में नाम। नाम, जी हाँ, नाम नाम। शेक्सपियर कहते रहे कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम ही में तो सब कुछ है साहब। क्योंकि जो है नाम वाला वही तो शोहरत का जिम्मेदार है और कई बार बदनाम भी है। जैसा प्रकाश मेहरा साहब की उस फिल्म का ये बहुत परिचित और बहुत जाना माना गीत नहीं है, लेकिन जो अमिताभ बच्चन को पसंद करते हैं वो लोग इस गीत को ज़रूर कभी कभी उनकी ज़ुबान पे आ जाता होगा। हम दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी हैं और फेडरल स्ट्रक्चर के साथ, संविधान के ढांचे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि केंद्र में किसी और दल की सरकार हो, राज्यों में अन्य दलों की सरकारें हों, लेकिन हमारा फेडरल स्ट्रक्चर किसी टकराव के लिए किसी को कोई इजाज़त न देता है और न ऐसी कोशिशें कभी इस देश में आज़ादी के बाद से, कुछ अपवाद ज़रूर सामने आ सकते हैं, हुई होंगी। लेकिन ना ये ज़रूर है कि फेडरल स्ट्रक्चर और बड़ी बड़ी बातों के बाद भी राज्यों में पक्ष और विपक्ष के बीच का तालमेल दिन ब दिन गड़बड़ाता चला जा रहा है। और अब तो ऐसा लगता है कि तालमेल के बजाय दोनों एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। एक सरकार सत्ता से हटती है, एक राजनीतिक दल की दूसरी आती है, तो सबसे पहले उसके जो प्रिय सलाहकार होते हैं वो एक ही काम करते हैं कि पिछली सरकार जो रही है उसका नामो निशान, जहाँ जहाँ जो जो भी चीज़ें हैं उन पर कैसे अटैक किया जाए। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि किसी एक राजनीतिक दल को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। पिछली सरकारें हों, किसी कांग्रेस की हों, बीजेपी की हों, ये प्रतिद्वंद्विता बढ़ती चली जा रही है। अब बताइए नाम में क्या रखा है? बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई योजना है उसका नाम किसी महापुरुष के नाम पर है,
और दूसरे महापुरुष का नाम आ गया तो क्या उस योजना का मूल्यांकन बहुत अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा? लेकिन राजनेताओं को तो चिढ़ाना है, एक दूसरे को परेशान भी करना है, तो ये चीज़ें घटती हैं। लेकिन जनता पर इसका कितना इम्पैक्ट आता है? जनता को क्या बहुत फ़र्क पड़ जाता है इससे, या सिर्फ राजनेताओं को फ़र्क पड़ता है? और अगर राजनेताओं को फ़र्क पड़ता है तो आप तो दावा करते हैं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से संचालित कई बड़े सवाल हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये बुराई अनिवार्य रूप से सभी राजनीतिक दलों में है और इससे बचना होगा, बचना चाहिए। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं कांग्रेस के युवा प्रवक्ता विक्की खोंगल साहब, बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू। इनके पिता जो हैं वो नामचीन कर्मचारी नेता रहे हैं मध्य प्रदेश के, अभी भी हैं, वीरेंद्र खोंगल जी, और उन्हीं के सुपुत्र हैं और उन्हीं से विक्की, ये भी बड़ा दिलचस्प नाम है इनका। बहुत स्वागत है इनका और शुभकामनाएं। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, जो तकनीक को धन्यवाद देते हुए कहीं मार्ग से जुड़े हैं हमारे साथ, तो धन्यवाद इसके लिए। कोरोना, तुम भले ही संकट का कारण रहे हो, लेकिन तकनीक तुमने घर घर पहुंचा दी है, इसके लिए तो धन्यवाद दें ना दें पता नहीं, समझ नहीं आता, लेकिन है तो श्रेय तो उसी को है। जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और बीते 3 दशकों से मध्य प्रदेश की राजनीति के हर मोड़ पर उनकी निगाह रही है पैनी, और पहली टिप्पणी भी इसीलिए उन्हीं की बनती है। क्या कहेंगे जगदीश जी, जिस तरह से ये नाम की भी राजनीति है, इसके पहले हमने देखा ओबीसी के इशू को लेकर भी पहले मैं वो भी चीज़ चलती रही, और दोनों ही दल जो है बीजेपी और कांग्रेस, वो दावे प्रतिदावे उनके चलते रहे। ये चलती रहेंगी चीज़ें, लेकिन इसके बीच में जनता के हित कितने जुड़ते हैं, ये सवाल तो आता ही मन में। क्या कहेंगे आप? जी 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 जगदीश जी। पहली चीज बातचीत तो मैं शुरू करूंगा शरद जी ओबीसी रिजर्वेशन से अपनी। ओबीसी रिजर्वेशन एक्चुअल में दोनों भाजपा और कांग्रेस, अब दोनों दलों के लिए पूरा का पूरा सियासी मसला बन गया है। दरअसल प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या 51% क्या हो गई, राजनीतिक दलों को की बेचैनी बढ़ गई इस वर्ग को लेकर। अचानक वो इस वर्ग के प्रति बहुत सारा चिंता उनकी प्रकट हो रही है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। कांग्रेस अपने दावे कर रही है, कांग्रेस की एक बात बिल्कुल सही है, जो चीज है उस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बाद में कुछ भी हुआ हो, लेकिन 27% जो ओबीसी को मध्य प्रदेश में आरक्षण देने का मामला था, वो कांग्रेस ही लाई थी। ये बात अलग है कि बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज उसको नहीं देना चाह रही। इसीलिए आप देखिए कि लगातार आप एक बड़ी अच्छी स्थिति कि एक ही मुद्दा है, उसमें मध्य प्रदेश सरकार भी अपने वकील उतार रही है सुप्रीम कोर्ट में, और कांग्रेस भी अपने वकील सुप्रीम कोर्ट में उतार रही है। बात बहुत सीधी है कि इस मुद्दे को 2 साल तक अभी शरद जी खींचा जाना है, और अगला विधानसभा चुनाव इसी मुद्दे पे होगा। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा दुखद है जो सामने आ रहा है, वो ये कि आपने देखा हो पिछले 2-3 दशकों से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होना है वो मध्य प्रदेश में जातिवाद का संक्रमण जो है वो फैलेगा। ये मध्य प्रदेश में संक्रमण इसके पहले बहुत ज्यादा कभी नहीं रहा। पड़ोसी राज्यों में यूपी, बिहार जिसकी आप बात करें, वहां तो ये रह सकता था, लेकिन हमने मध्य प्रदेश में ऐसे उदाहरण देखे हैं। सरताज सिंह जी 5 लोकसभा चुनाव जीते, जबकि उनकी जाति के मतदाताओं की संख्या होशंगाबाद में नहीं थी। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण आप देख लें, इंदौर का उदाहरण देख लें, शंकर लालवानी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत के आए। लेकिन अगर इस तरह के बयान नेताओं के आए, नेताओं को इन सब चीजों पर लगाम लगाना पड़ेगी, तो मध्य प्रदेश की राजनीति को भी एक नई दिशा दे रहे हैं जातिवाद की। ये दिशा मध्य प्रदेश की राजनीति की नहीं होनी चाहिए आपकी ये। और नंबर 2, जिस तरह से योजनाओं के नाम बदलने की जो बात आप कर रहे हैं, योजना का नाम बदले ना बदले इससे आम जनता को कोई लेना देना नहीं शरद जी, ना आम जनता को कोई मतलब है। सिर्फ और सिर्फ ये अपने कार्यकर्ताओं को बाहरी रूप से संतुष्ट करने के लिए राजनीतिक दलों के एक पैतरे होते हैं, और दूसरे पैतरे ये होते हैं उसमें कि उनके जो दिल्ली में बैठे आका हैं उनको भी वो इस बहाने ये बता देते हैं कि हम देखिए ये काम कर रहे हैं। बाकी बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ, अगर अटल जी के नाम पे, इंदिरा जी की योजना अटल जी के नाम से चल जाएगी तो इसमें कोई योजना में थोड़ी कोई फर्क पड़ जाना है, ना मजदूरों को मिलने वाले लाभ शुभ कोई घट जाएंगे। लेकिन ये जो नामों की सियासत है ये शुरुआत से चल रही है, और इसके लिए सबसे पहले चूंकि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, तो कांग्रेस ने अपने जो नेता थे उनके नामों पर धड़ाधड़ संस्थान खोले, और इतने खोले जिनकी मैं कह रहा हूं जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि नामों की राजनीति। फिर जब बीजेपी सत्ता में आई तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उसने जब उसका पावर बढ़ा, अब वो अपने महापुरुषों के नाम पे सब चीजें खोलना शुरू कर रही है। ये भी राजनीति। आप तो केवल शासकीय खोलिए ना,
कई जगह होते हैं ना शासकीय महाविद्यालय, शासकीय करिए, प्राइवेट करिए, इसमें नेताओं के नामों की योजना में जरूरत भी क्या है। सिसोदिया जी, जगदीश जी ने विषय प्रवर्तन बड़ी सशक्त तरीके से किया है, दोनों ही मसले उन्होंने बड़ी मजबूती से सामने रखे हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री में हम देखते हैं जैसे ऋतिक रोशन के पिताजी हैं, उनकी कोई भी फिल्म शुरू होती है तो के से शुरू होती है। क्रिश से लेकर आप देखें कामचोर, तमाम फिल्मों की जो श्रृंखला है, क्योंकि वहाँ ये माना जाता है कि न्यूमेरोलॉजी में या इसमें अल्फ़ाबेट में कई अभिनेता अपना नाम बदल लेते हैं। अगर आप लोगों को भी नाम में बदलना है तो थोड़ा ज्योतिष या एस्ट्रो के पास जाइए कि ये योजना क्या इस नाम से सक्सेस रहेगी या नाम बदल दें। सर, एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए या फिर अपनी राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए नामों का ये परिवर्तन क्या जनता के हित में है? और आप संजीदा राजनेता हैं जी। देखिए, सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की योजना पड़ेगा। इस योजना के तहत वो गांव जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 12 पक्की सड़कों से जुड़े हुए, वे गांव अटल जी की उस समय के प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जुड़े। उस समय पूरे देश भर के गांवों को सड़कों से जोड़ना, और अटल जी ने जब उस योजना का नाम रखा तो अटल सड़क योजना नहीं रखा, पूरे देश में देखा और आज तक वो चल रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसके बाद में कई सारी योजनाएं हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो है, आप उनको देखेंगे, आप देखेंगे कि पिछली कांग्रेस सरकार में 15,000 की इंदिरा कुटीर मिलती थी, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे, जिनके पास आवास नहीं होता था, उनको एक 15,000 रुपये का एक कुटीर मिलता था, उसका नाम भी इंदिरा आवास था। परंतु आज भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास के तहत देने का, उन्होंने नरेंद्र मोदी आवास नहीं किया। तो ऐसी कई सारी योजना है जिनको हमने प्रधानमंत्री अगर दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री के नाम से, मुख्यमंत्री दे रहे थे मुख्यमंत्री के नाम से, व्यक्ति के नाम से नहीं दिया। परंतु आप देखिए कांग्रेस ने पिछले 50 साल में एक बाढ़ की जो लंबी श्रृंखला है इंदिरा और राजीव जी के नाम, हवाई अड्डे से लगाकर तो तमाम शासकीय भवनों के सब जगह राजीव गांधी को इंदिरा गांधी का नाम लिखा। क्या इसके अलावा कांग्रेस को महापुरुष सिसोदिया जी, मैं थोड़ा नाम की राजनीति तो मैं इसलिए रोक रहा हूँ आपको, आपके विषय को लेकर नहीं, क्योंकि आपके ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है, शायद ऐसा लग रहा है जैसे आप जहाँ हैं वहाँ पानी बरस रहा है और एक जल प्रवाह की ध्वनि निरंतर बनी हुई है। तो मैं जब तक टीम से गुजारिश करता हूँ कि उसका समाधान ढूंढें और फिर मैं आपकी बात विस्तार से लूँगा, नहीं तो हम आपको आपके छायाचित्र के साथ टेलीफोन पर आपको जोड़ लेंगे। फिलहाल मैं लेता हूँ विक्की खोंगल साहब की प्रतिक्रिया। जी विक्की जी, वही सवाल जो मैंने सिसोदिया जी से किया वही आपसे भी। शरद जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और मेरा तो कहना इसमें यह है कि जिस प्रकार से प्रख्यात साहित्यकार शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, उसी प्रकार से मैं आज ये कहना चाहूँगा उसी कड़ी में या उसी तर्ज पर कि नाम काम बदलो, नाम नहीं। हमारा इसमें ये कहना है कि एक विजनरी लीडर जो लंबे समय के बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान उन्होंने संभाली, उस विजनरी लीडर के विजन का ही नतीजा था कि इस प्रदेश के अंदर जो 16 वर्षों में ओबीसी वर्ग के साथ को जो न्याय मिलना चाहिए था, जो उनके अधिकार मिलने चाहिए थे आरक्षण को लेके, वो आरक्षण विधानसभा में पारित होता है, वो कानून पारित होता है। और उस वर्ग के उत्थान के लिए, उस वर्ग का जो एक नौजवान है उसमें एक आशा की किरण आती है, एक आशा उसके अंदर पैदा होती है और उसको उसके उत्थान के लिए कार्य किया जाता है। इंदिरा गृह ज्योति योजना 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का बिल, ये उस गरीब के लिए अंतिम पंक्ति में खड़े हुए उस व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए उस हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का विजन था, जिसको एक्चुअल उसकी ज़रूरत है। 100 यूनिट, जिसकी लगभग 100 यूनिट की खपत है, अगर 100 रुपये उसका बिल, बिजली का बिल आता था तो कहीं ना कहीं वो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति लाभान्वित होता था। तो एक विजनरी लीडर के विजन को कम करने के लिए, उसके ऑरा को कम करने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, वो भी ऐसे समय में जब प्रदेश आज आधा प्रदेश आज अंधकार में डूबा हुआ है, आज आधे प्रदेश में बिजली का संकट है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से कोई समस्या नहीं है, मैं अटल जी का बेहद सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन ऐसे समय में जब इस प्रदेश के अंदर
24,000 का उत्पादन करने वाला, 24,000 मेगावाट उत्पादन करने की क्षमता रखने वाला हमारा प्रदेश यदि 10,000 रुपए की मांग को पूरा नहीं कर पा रहा, जब इतना बड़ा क्राइसिस है, पावर क्राइसिस इस प्रदेश के अंदर, ऐसे में आप नाम बदलकर क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के छवि को या उनके नाम को क्या मलिन करना चाहते हैं? आपने समय कैसा चूज किया जब ऑलरेडी आप क्राइसिस में, इतना बड़ा जो कोयला है उसकी कमी के कारण आज पूरे प्रदेश के अंदर 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे अन्य अलग अलग जिलों में अलग अलग रूप से भारी कटौती की जा रही है। नेशनल मीडिया ने इसका इसको क्रिटिसाइज करने का कार्य किया। तो हमें ये भी देखना होगा कि समय क्या चूज किया आपने। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं सिसोदिया जी अगर ठीक से हमारे साथ ऑडियो के बिना प्रॉब्लम के जुड़ गए हों तो जी सिसोदिया साहब अपनी बात रखिए। जी आपने सुनी आपके युवा मित्र ने क्या क्या कहा? जी मैं वही बात कह रहा था, मेरी बात वहीं से कंटिन्यू करता हूँ कि हमने कई सारी योजनाओं के नामजद करने का काम किया। तो वो प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, हमने किसी व्यक्ति के नाम से नहीं करने का काम किया। ये जो इंदिरा ज्योति योजना है, ये पिछली सरकार के समय अटल ज्योति के नाम से चल रही थी, उसी को कमलनाथ जी ने आके उसको चेंज करने का काम किया था। वो चेंज की थी, ये एक योजना है, परंतु अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि हम कोई नाम परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। हम नए फ्लेवर के साथ में जरूर जनता को सेवा देने का काम कर रहे हैं। हम कहीं नाम की राजनीति में नहीं पड़ते हैं, नाम के इसमें हम विश्वास भी नहीं करते। अगर नाम की राजनीति में हम विश्वास करते होते तो इस देश के अंदर यह परंपरा नहीं जाती कि प्रधानमंत्री सड़क योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या फिर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना या फिर मुख्यमंत्री फसल बीमा किसान सम्मान निधि या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस प्रकार की योजनाओं का नाम नहीं रखते। हम भी, हमारे पास महापुरुषों की एक लंबी फहरिस्त तो उसका नाम रख सकते थे, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते। हमने कभी भी कोई भवनों के नाम बदलने का काम नहीं किया। जो इंदिरा जी और राजीव जी के नाम की योजना और भवन है वो है यथावत, हमने उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करने का काम किया। परंतु सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो नाम से पूरे देश की सभी योजना करते हैं, सभी भवन कर दे, सैकड़ों की संख्या में करते हैं, तो यह भी ठीक नहीं है, यह भी गलत संदेश लाने का काम होता है। जहाँ तक बिजली के क्राइसिस की बात अभी मेरे मित्र व्यक्ति की कर रहे थे, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक उनकी बात को, मध्य प्रदेश की जनता को भी बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ। भारी बरसात का समय है, बाढ़ इत्यादि का समय है, कोल का जो है कमी आने का ये समय होता है, पर उसके बाद भी हमने उस क्राइसिस का मैनेजमेंट करने का काम बखूबी करने का काम किया है। ये बात सही है कि इन दिनों में कुछ जो हमारे थर्मल पावर है, जो कोयले से बिजली बन जाते हैं, और जो पानी की हाइड्रो वाले भी है, वहाँ भी बरसात और बाढ़ आने की वजह से उसकी उत्पादकता प्रभावित होती है। क्षणिक जो क्राइसिस जिसको हम शीघ्र कर लेते हैं, हाथ जोड़ के और मध्य प्रदेश की जनता से हम विनती करते हैं, माफी मांगते हैं कि कुछ असुविधा होने हुई है, परंतु उस असुविधा को हमने बहुत शीघ्रता से कवर करने का काम किया। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि प्राकृतिक आपदा के आगे किसी का बस नहीं चलता, किसी सरकारों का बस नहीं चलता, संसाधन सीमित हो जाते, पर उन सब व्यवस्थाओं के बाद भी हमने बहुत शीघ्रता से, बहुत जल्दी से, हमारी क्षमता से, तेज गति से हमने व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम। ये विनम्रता आपकी जरूर सराहनीय है सिसोदिया जी कि अगर जनता को किसी कारण से कष्ट होता है तो विनम्रता से ये कहने में कि बजाय उस पर कोई हीला हवाली या लाग लपेट करने के ये कहना कि कुछ असुविधा हुई है तो हमें क्षमा कीजिए, ये एक अच्छा तरीका है कि आप बजाय सवाल से बचें या इसको घुमाएं, दाएं बाएं ले जाएं, आरोप प्रत्यारोप में उलझें, ये अच्छी पहल है। जगदीश जी, बड़ा सवाल ये है कि हमारे ये राजनीतिक दल घोषणा पत्र रूपी लुभावनी एक व्यवस्था के जरिए चुनाव के ठीक पहले जनता के सामने जाते हैं, जो उनका अधिकार है। लेकिन इस व्यवस्था में क्या अब जनता की तरफ से ये मांग उठनी चाहिए कि भैया ये नाम वाम से हमें कोई लेना देना है नहीं, आप क्या नाम रखते हो उस नाम से, उस योजना की, आप तो योजना अच्छी रखिए और जन कल्याणकारी रखिए, या आपके नाम की राजनीति में हमें पता नहीं, अभी हमारे कार्ड पे कुछ और लिखा हुआ है, पता चलता है सरकार बदलती है तो कार्ड पे लिखा हुआ उस योजना का नाम भी बदल जाता है। तो ये मनोवैज्ञानिक तौर पर राजनीतिक दलों को संतोष तो देता है। आखिर ये चीज़ें बदलें कैसे? जैसे अभी विधानसभा अध्यक्ष जी ने मध्य प्रदेश में बड़ी अच्छी पहल की कि चीटर, धोखेबाज, फ्रॉड करने वाला, धोखेबाज, धोखाधड़ी, ऐसे 250 शब्दों को उन्होंने व्यवस्था से हटा दिया कि इनका उपयोग नहीं हो सकता। राजनीतिक दलों को भी आपसी सहमति से देश में ये तय क्या नहीं करना चाहिए कि वो एक दूसरे के कार्यकर्ताओं के खिलाफ द्वेषपूर्वक मुकदमे नहीं दर्ज करेंगे? वो ये उनकी आपसी कंसेंसस से तय होना चाहिए। जी जगदीश जी। जी पहली चीज शरद जी, जो आपने घोषणा पत्र की बात की,
तो देखिए, घोषणा पत्र तो राजनीतिक दलों के जो घोषणा पत्र है वो कर्मकांड पुस्तिका बन गए हैं। हर 5 साल में वो पुस्तिका एक निकाल दी जाती है और जिस पे पालन न करना उनका नैतिक अधिकार बनता जा रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि आप सब योजनाओं का डिलीवरी सिस्टम कैसा है, इस पे फोकस करने की बजाय नाम पे क्यों फोकस हम करते हैं? भाई, जनता को कब लाभ मिलेगा? जब उसका डिलीवरी सिस्टम मजबूत होगा। आप कोई भी योजना बना दें, अगर उसका क्रियान्वयन आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो वो ज्यादा दुखदायी है। लेकिन चूंकि आपको सियासत करना है, योजनाओं के पीछे जनता को फायदा मिले, ये देह बाद में रहता है। कहा जरूर यह जाता है कि ये हमारा देह है, पहले यह रहता है कि संबंधित राजनीतिक दलों को डेंट कैसे पहुंचाएं, इसको परेशान कैसे करें, इसको पॉलिटिकल इशू क्यों बनाएं। क्योंकि जब आप नाम बदलेंगे तब उस पर सियासत होगी, उस पर बयान चलेंगे, तो वो मुद्दा अपने आप हाइप पकड़ लेगा। मुद्दों को हाइप पकड़वाने की जो कला है, ये राजनीतिक सियासी दल जानते हैं, राजनीतिक दल जानते हैं। यही वजह है कि ये नाम परिवर्तन होते हैं। और जो आपने कहा, वो तो मध्य प्रदेश में राजनीति में जिस तरह की गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है शरद जी, वो आपकी बातें कहने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो अब कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। राजनीतिक दल अब दरअसल पहले ये कहते थे कि राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। अब तो मनभेद ही हो रहे हैं और सीधे शमशीरें इतनी तेज चलती हैं बयानों की कि अगर उनका बस चले तो वो मतलब कमर के नीचे भी प्रहार होने लगे हैं। इस दौर में आप इनसे सुचिता की उम्मीद मत करिए शरद जी। राजनीति का स्तर बहुत नीचे जा रहा है। नेताओं को हालांकि इस पर विचार करना चाहिए कि अनास्था क्यों राजनीति के प्रति बढ़ रही है, क्यों युवा राजनीति से जो है विमुख हो रहा है। आप देखिए, पिछले 15 सालों के अंदर जिस छात्र राजनीति से युवा निकल के आते हैं, 15 सालों के अंदर 1% युवा निकल के नहीं आ रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, बहुत मार्के की बात कही है जगदीश जी ने, जो बिल्कुल सच है कि अब किसी आदर्श की अपेक्षा हम राजनीति में नहीं कर सकते। अब तो शायद यही बचा है, जैसा हम पुरानी हिंदी फिल्मों में देखते थे कि माफ़ कीजिएगा वो कैसा बिंब है मैं नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर है कि पीटर, इसको तो एसिड के ड्रम में डुबा दो। मतलब क्या हम वहाँ पहुँच रहे हैं अब कि राजनीति उस स्तर पर चली जाएगी कि एक राजनीतिक दल हटेगा? क्योंकि आपके यहाँ से भी वैसी धमकी आती है कि हमारे पास तो ये है, अगर ज़्यादा हुआ तो हम उसको आम कर देंगे। बीजेपी की तरफ से भी वही बात आती है। तो ये आप दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे तो खड़े नजर आते हैं। सर, बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे हम दोनों कभी खड़े नहीं हो सकते। हमारी मूल्य आधारित राजनीति है। मेरा तो कहना ये है कि हमने, अगर जगदीश जी ने अभी घोषणा पत्र की बात की, हमारा वचन पत्र जनता के फीडबैक से बनाया हुआ हमारा वचन पत्र कमलनाथ जी का विजन का वचन पत्र रहा। उस वचन पत्र की कभी आपने देखा कि 100 दिन में किसी ने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया हो? मंत्रालय में आप भी वहाँ मौजूद थे। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, 1 वर्ष होने पर 1 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड। कमलनाथ जी ने जनता को के लिए क्या काम किया? जनता को उसका फीडबैक देना ज़रूरी समझा, जनता को उसका रिपोर्ट कार्ड देना ज़रूरी समझा, जो कि आज के समय में राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। एक तो ये बात। लेकिन विक्की जी, जगदीश जी ने एक शब्द प्रयोग किया कि ये सब कर्मकांड जैसा हो गया। किसी भी पार्टी की बात करें, बीजेपी की या कांग्रेस की। सर, हम लोगों ने इसको, कमलनाथ जी के विजन ने इसको कर्मकांड ही एक जो बनने की प्रक्रिया थी उस बनता जा रहा था कर्मकांडी, उसको निकाल कर एक जनता को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में जनता को उसका रिपोर्ट कार्ड देकर उसको उस जो एक प्रथा चली आ रही थी उस प्रथा को चेंज करने की दिशा में कार्य किया था। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। मुझे आज भी आपका वो प्रोग्राम याद है जब कमलनाथ जी के साथ में आपकी चर्चा हो रही थी, तो यही इस बात पर आपने तारीफ की थी उनकी। लेकिन आज हम जहां पर खड़े हैं, ये नाम परिवर्तन, हमारा ये कहना है सिर्फ कि आप जिस दिशा में कार्य आपको समय रहते करना चाहिए था, जिस दिशा में 19 महीनों तक बिफोर कमलनाथ जी की सरकार के पहले 16 सालों तक जिस दिशा में आपको कार्य करना चाहिए था, या उसके बाद अभी 2 साल जो बीते हैं, 19 महीने 20 महीनों में जो आपको कार्य करने चाहिए थे, जिस दिशा में आपको कार्य करना चाहिए था, वो नाम परिवर्तन मात्र से नहीं होगा। उस दिशा में आपको कार्य करना होगा, उस दिशा में आपको जो है, और कोविड के बाद तो मेरे ख्याल से दुगनी एनर्जी के साथ में आपको कार्य करना पड़ेगा। जी, वक्त कम है मेरे पास। टिप्पणी आपकी, कंक्लूडिंग टिप्पणी जी। कांग्रेस ने कभी भी सिर्फ नाम बदलने का काम किया, हमारी जो योजना थी उनके नाम बदलने का काम किया। संबल योजना हो, चाहे अटल ज्योति योजना, सबके नाम कांग्रेस ने बदली, परंपरा कांग्रेस ने प्रारंभ करी। ठीक है, मैं उस विषय में भी नहीं जाता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक ऐसे किसान को लाकर खड़ा कर दी जिसके 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ, नहीं किया। एक तो बेरोजगार लाकर ऐसा खड़ा कर दे जिसको बेरोजगारी भत्ता शुरू हुआ है, नहीं हुआ। ये इन्होंने जिस प्रकार से
इनके घोषणा पत्र जिसको कि इन्होंने नाम दिया था वचन पत्र, वो वचन भंग पत्र में जो जो बातें कही वो बातें पूरी तरह इन्होंने लागू नहीं करी, उसकी शुरुआत करने का काम किया। और ये शुरुआत भी इस तरीके से करी कि आधी अधूरी कुछ बातें करने का काम इन्होंने किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जो कहा वो नहीं किया, परंतु हमने जो कहा वो करने का काम किया। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने जो जो बातें कहने का काम किया था वही बातें कही जो हम कर सकते थे। हमने झूठी बातें करके सरकार में हम नहीं आए। हम कर्ज माफ नहीं कर सकते थे, हमने कभी भी कर्ज माफी की बात नहीं की। हमने किसानों को समृद्धशाली बनाने का काम किया, उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया, उनको उचित मूल्य मिले इस बात का काम किया, उनको सम्मान निधि देने का काम किया। हमने उनको जो है कर्ज माफी देकर और पीछे धकेलने का काम नहीं किया, हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। हमने मध्य प्रदेश की जनता के लिए हमेशा वो विजनरी काम किए जो स्थिर प्रवृत्ति किए। हमने कभी भी अस्थायी प्रवृत्ति का कोई कार्य करने का काम नहीं किया, चाहे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो मध्य प्रदेश की, चाहे सर्वांगीण विकास की बात जी। लेकिन समापन के पहले ये ज़रूर आप सबसे कहूँगा, जिनमें जिस दृष्टांत को आप में से अधिकांश लोग हो सकता है परिचित भी होना ही चाहिए। अटल जी जब सत्ता में रहे, और मेरे ख्याल से ये शायद, अगर मैं गलत हूँ तो क्षमा कर दीजिएगा, 77 के समय जब सरकार बदली उस समय की बात है कि नेहरू जी का एक पोर्ट्रेट सदन से हटा दिया गया। अटल जी ने पूछा कि वो कहाँ गया, तो दूसरे दिन उन्होंने कहा नहीं वो हटा दिया। कोई बताता तो है नहीं जब कोई बड़ा व्यक्ति पूछता है कि हटा क्यों दिया गया। लेकिन अटल जी ने जब पूछा कि, तो सब समझ गए कि अटल जी की मंशा है कि वो यहीं रहे। तो अगले दिन 2 दिन के बाद वो पोर्ट्रेट फिर वहीं पर मौजूद था। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी होनी चाहिए, शिवराज जी की तरफ से भी होनी चाहिए, और कमलनाथ जी की तरफ से भी होगी और होनी चाहिए, क्योंकि जय और प्रशस्ति नरेंद्र मोदी जी की, शिवराज जी की, कमलनाथ जी की इसी में है। प्रशस्ति इसमें नहीं है कि इनको हटा दो, इनको बदल दो, इनको पीछे कर दो, इनको आगे ले आओ। अगर आप पंच परमेश्वर नाम की कहानी को याद रखते हैं तो इसलिए याद रखते हैं प्रेमचंद की समर कथा को कि उसमें एक मित्र जब न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो अपने मित्र को भी भूल जाता है। न्याय ऐसा ही होता है, और यही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो कस्में, वादे, प्यार, वफा और कल हम होंगे नहीं होंगे, मैं पल दो पल का शायर हूँ। लेकिन आप अगर हर पल और हर सदी के शायर होना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा जो महापुरुषों ने किया है। और मुझे लगता है ना महापुरुषों की कमी इस देश में पहले रही है ना आज है। इसी उम्मीद पर ख़त्म करता हूँ बात। धन्यवाद विक्की जी, धन्यवाद सिसोदिया जी, और धन्यवाद जगदीश जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।